नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल स्टार्ट माई परीक्षा में। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं सामान्य अध्ययन का क्लास लेके। बहुत अच्छे एमसीक्यू हैं, टॉप एमसीक्यू उठाए गए हैं जो यूपी बीएड, यूपीएसआई, यूपी TSSC पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी लोग अंत तक बने रहिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट और फटाफट जुड़ जाइए और इसके बाद स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है? कृषि मंत्रालय, ट्राइफेड, CFCP, नीति आयोग। इसका सही जवाब आपको देना है कि कौन कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है? कृषि मंत्रालय, ट्राइफेड, CACP, नीति आयोग। तो बेटा इसकी बात करें तो कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण CACP करता है। CACP की बात करें तो जो CACP था, इसका जो स्टार्टिंग हुआ था, स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी और 1965 में इसका नाम था 1965 में इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग। क्या नाम था? कृषि मूल्य आयोग। लेकिन 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एंड मूल्य आयोग, जिसको हम लोग CACP बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा CACP। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1967, 1970, 1975, 1984। इसका सही जवाब हो जाएगा 1970 में। बेटा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में की गई थी और इसके जो जनक थे, उनके जनक का नाम था वर्गीय कुरियन। इनका नाम था वर्गीय कुरियन। याद रखिएगा कि भारत में ऑपरेशन फ्लड के जो जनक थे वो वर्गीय कुरियन को माना जाता है, ठीक है। और इसका सही जवाब हो जाएगा 1970। अब एक चीज़ बता दें कि दूध उत्पादन में भारत पहले नंबर पर, ठीक है। याद रखिएगा कि दूध उत्पादन में विश्व में भारत पहले नंबर पर है। और भारत में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा दूध यूपी में पैदा होता है, उत्पादन होता है या उत्पादित किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय GST मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? आपको बताना है कि भारतीय GST मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है। फ्रांस, अमेरिका, रूस और कनाडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा कनाडा हो जाएगा। और कनाडा की बात करें तो चलिए हम कुछ बात कर लेते हैं GST के बारे में। तो GST लगाने वाले देश में भारत का जो स्थान है वो 61वें नंबर पर है। और सबसे पहले नंबर 1 पर जो GST लगी थी वो फ्रांस में लगी थी। कहाँ लगी थी? फ्रांस में लगी थी 1954 में। याद रखिएगा GST लगाने वाला सबसे पहला देश फ्रांस था, जिसने 1954 में GST लगा दी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा। और एक चीज़ बता दें, मैं आपको बता दूं कि भारत में जो GST है वो 1 जुलाई 2017 से लागू की गई थी और 122वां संविधान संशोधन के तहत इसे संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? M1, M2, M3, M4। देखिए मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो संकीर्ण मुद्रा कहते हैं किसे, समझ लीजिए कि मुद्रा की तरलता सबसे अधिक होती है। ये जो मुद्रा M1 है, इसकी बात करें तो इसका सही जवाब तो यही हो जाएगा कि मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा M1। और M1 की बात करें तो M1 मुद्रा की जो M1 मुद्रा है इसकी तरलता सबसे अधिक होती है और निवेश में इसकी जो भूमिका है नहीं के बराबर होती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा M1। और M1 जो है वो सबसे अधिक तरल है और जो M4 है वो सबसे कम तरल है, ठीक है। याद रखिएगा। M3 की बात करेंगे तो मुद्रा पूर्ति का व्यापक मात्रक होता है ये, ठीक है। M3 मुद्रा पूर्ति का व्यापक मात्रक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? थाईलैंड, ताइवान, जर्मनी और ब्राज़ील। तो बेटा जो सेट है स्टॉक एक्सचेंज जो है वो थाईलैंड का नाम है। थाईलैंड में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम सेट है। और भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर भारत में नेशन स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से हैं, ठीक है। याद रखिएगा भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है
नेशन और एक का नाम है बॉम्बे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? चलिए जवाब दीजिए। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो बेटा इसका सही जवाब बता दीजिए, क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 18 मई 1974। क्या हो जाएगा? 18 मई 1974 में। और भारत ने जो अपना पहला परमाणु परीक्षण है वो राजस्थान के पोखरण से किया था। कहाँ किया था? राजस्थान के पोखरण से किया था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अगला है, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 2 फरवरी, 21 मार्च, 21 सितंबर, 1 अक्टूबर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 21 अक्टूबर हो जाएगा, कि सॉरी 21 मार्च हो जाएगा। इसका जो सही जवाब है 21 मार्च हो जाएगा। और एक चीज़ बता दें, हम 21 सितंबर की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस। ठीक है, और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अब हम थोड़ा सा मार्च में कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को जान लेते हैं। जैसे 3 मार्च को विश्व वन्य जीव मनाया जाता है, वन्य जीव दिवस। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण दिवस हो गए, आपके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मणिपुर, असम, केरल और छत्तीसगढ़। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है बेटा? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक उद्यान और है जिसका नाम है इंद्रावती। तो याद रखिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं तेजी से, निम्न में से कौन संकटापन्न जातियां के उदाहरण नहीं है? तो बेटा संकटापन्न जातियां का जो उदाहरण नहीं है कौन है? कस्तूरी मृग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बाघ। तो बेटा इनकी बात करें तो ये जैसे डोडा पक्षी, जो डोडा पक्षी है ये विलुप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? विलुप्त हो गया है। ठीक है बेटा, तो ये जो बाकी ये जो कस्तूरी मृग है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, बाघ है, ये सब संकटापन्न जातियां हैं। ठीक है, जातियों के उदाहरण है। लेकिन जो डोडो पक्षी है विलुप्त हो चुका है। ठीक है, तो विलुप्त जातियों का याद रखिएगा कि विलुप्त प्रणाली का व्यक्ति है। ठीक है, डोडो पक्षी ये विलुप्त हो चुका है, जैसे डायनासोर विलुप्त हो चुका है। ठीक है, अगला है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, नैरोबी, वियना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैरोबी। क्या हो जाएगा? नैरोबी। नैरोबी केन्या में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केन्या में पड़ता है। और राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना जो है 1972 में हुई थी। याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है उसकी स्थापना 1972 में की गई थी। याद रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम अन्य की बात कर लेते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं न्यूयॉर्क की। तो न्यूयॉर्क में यूएनओ और यूनिसेफ, यूएनओ और यूएनआईसीईएफ का मुख्यालय है, यूनिसेफ जिसको आप बोलते हैं। जिनेवा की बात करें तो यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। वियना की बात करेंगे तो यहाँ पर ओपेक का, ओपीईसी का मुख्यालय है। कहाँ, किसका है? ओपीईसी। ठीक है, ओपेक जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तेजी से, निम्न में से कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर? तो बेटा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, अगस्त्यनेमी, सुमतिनाथ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अगस्त्यनेमी हो जाएगा। ये 22वें नंबर के थे। और 23वें नंबर की बात करें तो पार्श्वनाथ थे। और 24वें नंबर की बात करें तो महावीर स्वामी इस धर्म के अंतिम तीर्थ करते। ठीक है, याद रखिएगा बेटा इस चीज़ को। और हम अगस्त्यनेमी की बात करेंगे, तो ये 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो शंख था। क्या था बेटा? शंख था। याद रखिएगा, कभी कभी प्रतीक चिन्ह भी पूछ लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया था। इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है? दीपवंश, महावंश, बुद्ध चरित्र, ए एंड बी दोनों। तो बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा दीपवंश और महावंश दोनों हो जाएगा। ठीक है। अशोक की बात करें तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। और बेटा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा एक उपगुप्त नाम का भिक्षु था, इसने दी थी। किसने दी थी? उपगुप्त नाम के भिक्षु ने। जो भिक्षु था, भिक्षु जिसको आप बोलते हैं आगे जो तीर्थंकर होते हैं ना भिक्षु, आप जानते हैं। तो जो भिक्षु होता है, भिक्षु ने क्या किया? उपयुक्त इन्होंने बौद्ध उनको अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में कहते थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त की बात करेंगे तो इसी के समय में बौद्ध यात्री फायान भारत आया था। ठीक है। याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त के समय ही जो फायान था, बौद्ध यात्री था, वो कहाँ आया था? भारत आया था। धन्वंतरी और कालिदास की बात करेंगे तो ये चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? बदायूनी, खफी खां, इनायत खां, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बेटा जो बहादुर शाह है उसको शाह ए बेखबर की पदवी किसने दी थी? तो खफी खां ने दी थी। ठीक है। खफी खां ने दी थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 15 मई 1538, 16 जून 1538, 26 जून 1539, 25 मई 1539। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 जून 1539 को। और ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। और इसी युद्ध को जीतने के बाद, चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने अपने आप को शेरशाह सूरी, ठीक है, याद रखिएगा, शेर खां की उपाधि भी दी थी इसने अपने आप को, याद रखिएगा। तो ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगबंधु, बंगाली पत्र, दिग्दर्शन, उर्तंडवान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिग्दर्शन। क्या हो जाएगा? दिग्दर्शन पहला बंगाली समाचार पत्र था। जो उदंड मार्तंड है ये हिंदी का है। काहे का है? हिंदी भाषा का है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, रेलवे कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो बेटा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन। बेटा इसका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इनका जो शासनकाल था वो 1899 से था। 1899 से 1905 के बीच इनका कार्यकाल था। और इन्हीं के कार्यकाल के समय 1902 में रेलवे कमीशन की स्थापना हुई थी। और ये शिक्षा संबंधित विकास के लिए था। शिक्षा से संबंधित विकास के लिए इसका गठन किया गया था, याद रखिएगा। और हम लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इसने बहुत कार्य किए थे। जैसे नंबर 1 मैं आपको बता दूं कि इसने क्या किया था कि अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा बनाई थी। और इसने पुरातत्व विभाग का भी गठन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? चित्तरंजन दास, सरोजिनी नायडू, दीनबंधु मित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो अगर हम बात करेंगे ब्रोकन विंग पुस्तक की तो इसके जो लेखक हैं वो हैं सरोजिनी नायडू हैं। सरोजिनी नायडू की बात करेंगे बेटा तो इन्होंने क्या किया था? ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। क्या थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों मैं इसके बारे में बता दूं कि ये अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल की बात करेंगे
तो ये 1918 की बात है कि जब मजदूर प्लेग नामक बीमारी से पीड़ित थे, जो मजदूर थे, तो उन्होंने बोनस बढ़ाने के लिए कंपनी से आग्रह किया। तो जब कंपनियां नहीं मानी तो वो लोग धरने पर बैठ गए थे और इसके बाद महात्मा गांधी जी भी अनशन पर बैठ गए थे। और दोस्तों, अहमदाबाद का जो मिल मजदूर आंदोलन था, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। याद रखिएगा कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी, तो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के दौरान उन्होंने क्या किया था, भूख हड़ताल की थी। और इसके बाद फिर यहीं से उनका कार्यक्रम चालू हो गया, अनशन, आमरण अनशन, भूख, है ना, ये सब बहुत सारे उन्होंने आंदोलन किए। ठीक है। और जब देश आज़ाद हो गया 1947 को, इसके बाद भी वो अपनी शर्तें मनवाने के लिए अनशन पर बैठ जाया करते थे, है ना। उनकी ये बहुत अच्छी आदत थी जिसकी वजह से उन्हें राष्ट्रपिता भी बनाया गया। चलिए अगला देखते हैं। इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, द्वारिका नाथ टैगोर। तो बेटा इंडियन बात करते हैं, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना की बात करते हैं, तो इंडियन संगठन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तेजी से जवाब दे दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा आनंद मोहन बोस। और कब की थी? तो 1872 में की थी बउआ। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 1872 में इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था? तो बेटा इसके प्रति थोड़ा सा बहुत परेशानी है, क्योंकि किसी बुक में 51 नंबर को सही किया गया है कि 91वां अधिवेशन और कहीं कहीं 50वां है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि अगर 50 ऑप्शन में हो, या 50 या 51, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में होगा, दोनों नहीं होंगे, ये पहली बात। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे 50वां हो जाएगा। और ये अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? फैजपुर बंगाल में। ये गांव था फैजपुर बंगाल में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसका जो सही जवाब हो जाएगा आनंद मोहन बोस, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बात करते हैं द्वारिका नाथ टैगोर की। तो इन्होंने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी? लैंड होल्डर सोसाइटी। और दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें तो इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, और इसका जवाब तो मैंने बता दिया, 50वां सही होगा। अब देख लेते हैं इसको। किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ बेटा? तो ये आपको पता होना चाहिए कि तीसरा युद्ध हुआ कब था। तो तीसरा युद्ध कब हुआ था बेटा? 1790 से 92। 1790 से 92 इस बीच में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध की बात करेंगे तो इस युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और इतने समय जो गवर्नर था वो कार्नवालिस था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब हम थोड़ा सा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर लेते हैं। तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1767 से 69 के बीच, और उसमें मद्रास की संधि हुई थी। दूसरा हुआ था 1780 से 84 के बीच, उसमें मंगलौर की संधि हुई थी। तीसरा हुआ था 1790 से 94, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और चौथा हुआ था 1799 में, जिसमें कोई संधि नहीं हुई थी, लेकिन टीपू की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1679 में। ठीक है, जजिया कर को पुनः लागू कब किया गया था? 1679 में। ठीक है, अब बात करते हैं कि लागू किसने किया था। तो 1679 में औरंगजेब ने इसे लागू किया था। लेकिन इसके पहले आप पढ़ चुके हो कि 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो याद रखिएगा कि जब अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था तो पुनः लागू किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। और एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ से क्या, कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो पहला मुस्लिम शासक था वो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? खान बहादुर खां, लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला, बी एंड सी दोनों। तो बेटा इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लियाकत अली हो जाएगा। लियाकत अली ने इलाहाबाद में नेतृत्व किया था और इनका जो दमन है वो कर्नल नीर ने किया था। किसने किया था? कर्नल नीर ने इनका दमन किया था। ठीक है। खान बहादुर खान की बात करें तो इन्होंने बरेली में नेतृत्व किया था और इनका जो दमन है हरसन ने किया था। किसने किया था? हरसन ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला की बात करेंगे तो इन्होंने फैजाबाद में किया था। कहाँ किया था? फैजाबाद में किया था और इनका जो दमन है वो कर्नल नीर के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और 1857 की क्रांति की बात करें तो इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। मेरठ की जो टुकड़ी थी सेना की उसने विद्रोह किया था। विद्रोह करने के बाद मेरठ की छावनी को लूटा था और इसके बाद दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद अंग्रेज बहुत परेशान हो गए थे और लगभग 3 महीने बाद क्रांतिकारियों से लाल किले को खाली करवा पाए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट हुड की उपाधि को वापस कर दिया? यहाँ हुड मिसप्रिंट हो गया है बेटा। तो नाइट हुड की उपाधि को किसने वापस किया था? शंकर नायक, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल। तो बेटा इसकी बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे जलियांवाला कांड की बात तो किसने नाइट हुड की उपाधि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है। और जलियांवाला कांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट हुड की उपाधि वापस की थी और महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की, ठीक है, केसरे हिंद की उपाधि किसने वापस की थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो बेटा जो हॉकी का आयोजन है पहली बार 1971 में किया गया था और इसमें पाकिस्तान ने स्पेन को हरा दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। पहली बार हॉकी विश्व कप का आयोजन 1971 में हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने स्पेन को हरा दिया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिंगवेली का संबंध किस देश से था? स्वीडन, घाना, नॉर्वे और मिस्र। संयुक्त राष्ट्र संघ की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क है। कहाँ है? न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क। और बेटा बात कर लेते हैं कि इसके जो पहले महासचिव थे वो थे डिनो गुटेरस। कौन थे? डिनो गुटेरस। याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव डिनो गुटेरस थे, डिनो गुटेरस। ठीक है, डिनो गुटेरस थे। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन पूछ रहा है और इनका जो एक मिनट, सॉरी बेटा, सॉरी। डिनो गुटेरस जो हैं वो वर्तमान के महासचिव हैं। कहाँ के हैं? वर्तमान के महासचिव हैं। लेकिन देखिए प्रथम जो महासचिव ट्रिंगवेली हैं उनका जो संबंध है वो नॉर्वे से है। कहाँ से है? नॉर्वे से है। देखिए प्रथम जो महासचिव थे वो ट्रिंगवेली थे और जो वर्तमान में हाल ही में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डिनो गुटेरस। ठीक है, याद रखिएगा। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र में तो इसमें 193 देश हैं। कितने देश हैं? 193 देश हैं। जो 193वां देश है वो दक्षिणी सूडान है। कौन है? दक्षिणी सूडान है इसका 193वां देश। और जो महासचिव ट्रिंगवेली हैं इनका जो संबंध है नॉर्वे से है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय संगीत से है? किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आपको जवाब देना है। तो प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला का जो संबंध है किससे? कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम से कुछ और कलाकार हैं, उनके नाम याद रखिएगा। लीला सेंसर, SK सरोज, यामिनी कृष्णमूर्ति। ये सब का संबंध किसके साथ है? भरतनाट्यम के साथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है बेटा? तो महात्मा गांधी राजघाट बिल्कुल सही है, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल बिल्कुल सही है, मोरारजी देसाई
अभय घाट बिल्कुल सही है। शंकर दयाल शर्मा चैत्रा भूमि बिल्कुल गलत है। जो शंकर दयाल जी की भूमि है वो कर्म भूमि है। कौन सी है? कर्म भूमि है जो समाधि स्थल है। जो चैत्रा भूमि है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर की समाधि स्थल का नाम है। ठीक है, तो चैत्रा भूमि अंबेडकर की है और शंकर दयाल शर्मा की है कर्म भूमि। कौन सी है? कर्म भूमि। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि डी नंबर ही इसमें गलत है, बाकी सब क्या है? सही है। और जो सही मैंने बताया उसको नोट करिएगा कि शंकर दयाल शर्मा की जो समाधि स्थल है वो कर्म भूमि है और चैत्रा भूमि अंबेडकर की है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? चलिए इसका जवाब दे दीजिए सही से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा PSLV XL C-25। ठीक है बेटा, और ये कब किया था? तो 2013 में किया था। कब किया था? 2013 में। भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण 2013 में किया था। किस लॉन्च वाहन से? तो PSLV XL C-25। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? ध्रुवीय, शीतोष्ण, मानसूनी, उष्णकटिबंधीय। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन, प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन हाउसों में खेती, उपरयुक्त सभी। तो बेटा जो सौर ऊर्जा ग्रीन हाउस का प्रभाव है कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन, तो इसका सही नंबर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो बेटा गैर परंपरागत का मतलब ये है कि जो केवल एक ही बार यूज़ की जाए और दोबारा उसका यूज ना किया जा सके, तो वो सही जवाब हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। बाकी जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय शक्ति है, ये परंपरागत ऊर्जा है। कैसी है? परंपरागत ऊर्जा है। लेकिन जो गैर परंपरागत है वो कौन सी है? परमाणु ऊर्जा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी जो सीमाएं हैं भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगती हैं। भूटान, चीन और म्यांमार का इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, और आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश से ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? पारादीप, कोचीन, कांडला, तूतीकोरिन। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि भारत का प्रमुख जलयान निर्माण जो केंद्र है वो कोचीन है, केरल में। कहाँ है? कोचीन है, केरल में, जिसे भारत ने 1965 में, कब? 1965 में जापान की सहायता से स्थापित किया था। याद रखिएगा कि भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र जो कोचीन में है, इसकी स्थापना 1965 में जापान की सहायता से की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तवा, घाघरा, बेतवा और चिनाब। तो बेटा जो छिबरो पनबिजली परियोजना है वो कहाँ है? तवा किस नदी पर है? तो बेटा इसका जो सही जवाब हो जाएगा घाघरा नदी पर है। कहाँ है बेटा? घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पाँचवां। तो कपास के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो कौन से नंबर का है बेटा? दूसरा है। कैसा है? दूसरा है। भारत में कपास उत्पादन का जो स्थान है विश्व में दूसरा है। पहले नंबर पर चीन है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन भारत में पहला कौन है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो कपास है वो गुजरात में है। तो भारत में पूछेगा तो गुजरात हो जाएगा, विश्व में पूछेगा तो भारत हो जाएगा। दूसरे नंबर पर भारत है, पहले नंबर पर चीन हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1956, 1960, 1962, 1968। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1962 में। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था ये था कि भारत की जो सीमा है उसके किनारे किनारे सड़कों का निर्माण करना, जिससे जो हमारे सैनिक हैं वो बॉर्डर तक कम समय में आसानी से पहुँच जाएँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिपकिरा दरगाह किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो जो सिपकिरा दरगाह है, रोहतांग दरगाह है,
लाचरा दर्रा है, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला, रोहतांग, बारा लाचरा दर्रा कहाँ है? सब हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखें। नेपाल हिमालय का विस्तार, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? तिस्ता से दिहांग, काली से तिस्ता, सतलज से काली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काली से तिस्ता। जो नेपाल का हिमालय है उसका जो विस्तार है काली से तिस्ता है। बेटा पक्षियों की आवाज़ आ रही है तो उस पर आप ध्यान ना दीजिए, आप पढ़ाई करिए, क्योंकि पक्षी तो हैं वो अपना काम कर रहे हैं और आप अपना काम करिए। भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? तेजी से जवाब दे दीजिए। तो ये किसने कहा था? भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो BR अम्बेडकर ने कहा था। और ये अनुच्छेद 32 की बात कर रहा है। जो अनुच्छेद 32 है उसे भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। और ऑप्शन में अगर प्रस्तावना है तो प्रस्तावना भी सही हो जाएगा, अगर ऑप्शन में 32 होगा तो अनुच्छेद 32 सही हो जाएगा। याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी, अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है, ठीक है, जिसे BR अम्बेडकर ने कहा था, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा D नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य सरकार। क्यों? क्योंकि पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय है वो राज्य विधानमंडल का होता है। किसका होता है? राज्य विधानमंडल का होता है। और जो राज्य विधानमंडल होता है वो राज्य सरकार के अधीन होता है। तो इस वजह से कहा गया है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु तो निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? केंद्र, राज्य, समवर्ती, उपर्युक्त में से कई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समवर्ती सूची। जो आर्थिक नियोजन है वो समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। अगला है अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया था ने किस व्यवस्था की संस्तुति की थी? तो बेटा पहले आपको ये पता होना चाहिए अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। कब हुई थी? 1977 में, ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इन्होंने जो विवेचना की थी वो द्विस्तरीय की थी। क्या की थी? द्विस्तरीय की थी, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। याद रखिएगा हैं कि जो अशोक मेहता की कमेटी ने वो 2 स्तरीय शासन व्यवस्था की बात की थी पंचायती राज को, लेकिन वर्तमान में क्या कौन सी स्तरीय है? त्रिस्तरीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना है अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति निर्वाचन और महाभियोग, वित्तीय अधिकार, ये सब कहाँ से लिया गया है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की विशेष प्रबंध किए गए हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठवीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाँचवीं। क्या हो जाएगा? पाँचवीं अनुसूची में बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में शासन और प्रशासन का नियंत्रण किस तरीके से होगा, ठीक है। अगर हम छठी अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजातियां रहती हैं उनके प्रशासन की बात कही गई है, ठीक है। और अगर हम तीसरी अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें विभिन्न अधिकारियों के पद ग्रहण के दौरान जो शपथ ली जाती है उसकी डिटेल बताई गई है। और जो चौथी अनुसूची है इसमें राज्य व केंद्र शासित राज्य के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। राज्य व केंद्र शासित राज्य की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित की गई हैं और बाकी 30 सीटें हैं वो चुनाव से भरी जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? 1960, 1972, 1976, ऊपर में से कोई नहीं। तो जो बंधुआ मजदूर अधिनियम है इसे 1976 में पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत बंधुआ श्रमिकों को मुक्ति मिल गई थी। क्या हुआ था? बंधुआ श्रमिकों की मुक्ति मिल गई थी। ठीक है, याद रखिए। भारत आपको मिलाना है, कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो देखिए बात कर लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। भाग 2 है नागरिकता, भाग 2, भाग 3 मौलिक कर्तव्य, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 15 निर्वाचन। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ कौन सा है। तो यहाँ तीसरा ही गलत है। भाग 3 में मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक अधिकार हैं। क्या है? मौलिक अधिकार हैं। तो इसका यही गलत है। याद रखिए भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार हैं। बाकी और सब कुछ सही है। नागरिकता भाग 2 में है, चौथे में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और भाग 15 में निर्वाचन दिया गया है, लेकिन भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितनी बार सत्र बुलाया जाना अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये जरूर पता होगा कि जो संसद की बैठक होती है उसमें 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने का अधिक का अंतर नहीं होगा तो मतलब कितना हो जाएगा? साल में 2 बार हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले टाइम में कल 5 बजे करेंगे। सभी लोग टाइम से आएँ, वीडियो को अंत तक देखें। पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसमें ज्वाइन हो जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय माता की। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। जय माता की।